हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। काफ़ी दिनों से मैं क्लास नहीं ले पा रही थी, थोड़ा सा बिजी होने के कारण, बट आज से हम कंटिन्यू करते हैं क्लास को। तो आगे हमने कुछ सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था, जैसे कि हार्ट सिस्टम, डाइस मतलब जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हमने डिस्कस किया हुआ था, और टिश्यूज़ और ये आपके सेल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट आज डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे कि हिंदी में बोलते हैं पाचन तंत्र। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको, पाचन तंत्र को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए तभी स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर पाचन तंत्र। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये पाचन होता क्या है। तो देखिए, पाचन जो होते हैं एक केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस, यानी कि एक रासायनिक एवं यांत्रिक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत जो भोजन होता है उसको अत्यंत बहुत ही छोटे छोटे कणों में उसको डिवाइड कर दिया जाता है, विभक्त कर दिया जाता है। उसके पश्चात जो बहुत सारे एंजाइम्स हैं और जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, यानी कि जो पाचक रस हैं, वो क्या करते हैं, इन पर क्रिया करते हैं और उनके रूप को परिवर्तित कर देते हैं, जिसके द्वारा जब इनका रूप परिवर्तन हो जाता है, छोटे छोटे कणों में डिवाइड हो जाते हैं, तब उनका जो है रक्त के द्वारा उनको एब्जॉर्व कर लिया जाता है, यानी कि उनको अवशोषित कर लिया जाता है, और जो हमारे सेल्स हैं उनके द्वारा उनको उपयोग कर लिया जाता है। तो ये जो होता है, इस तरीके से ये पाचन तंत्र आपका काम करता है। अब पाचक की यह प्रक्रिया जो है, प्रमुख रूप से जो पाचक अंग होते हैं उनसे जो स्रावित होने वाले, यानी कि जो सेक्रेटिंग जूसेस होते हैं, रस निकलते हैं उनसे, उनकी क्रिया से संपन्न होती है। ओके, इस क्रिया में जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज है, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, इन जो सरल शर्करा है, यानी कि सिंपल शुगर्स में वो परिवर्तित हो जाते हैं, और इसके बाद में उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और जो अदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं और फैट हैं और जो प्रोटीन है, ये क्या होते हैं, इनका भी विभाजन हो जाता है छोटे छोटे कणों में, यानी कि सिंपल जो है मॉलिक्यूल्स में ये टूट जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, और उसके बाद में उनको आसानी से कोशिकाओं और ऊतकों के द्वारा उनको अवशोषित कर लिया जाता है। ओके, अब जो ये पाचक अंगों में मुख्य रूप से पाचक नली, यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती है, जिसे कि पोषण नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल भी कहा जाता है। यानी जो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जिसे कि हम पाचक नली बोल रहे हैं, उसे एलिमेंट्री कैनाल भी कहा जाता है, यानी कि पोषण नाल भी कहा जाता है, जिसमें जो पाचक रस हैं, यानी कि जो एंजाइम्स हैं, उनकी सहायता से पाचन क्रिया संपन्न की जाती है। अब जो पाचक नली है उसका जो डायफ्राम के नीचे वाला भाग होता है, डायफ्राम का मतलब है, आप कह सकते हो कि एक सरफेस एरिया है जो कि डिवाइड करने का काम करता है। तो जो पाचक नली है, ठीक है, यानी कि जिसे कि हम एलिमेंट्री कैनाल बोल रहे हैं, उसका जो डायफ्राम के नीचे वाला भाग होता है उसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहा जाता है। हिंदी में इसको जठरांत्र नली कहते हैं। ठीक है, अब ये जो पाचक नली है, यानी कि जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, ये मुंह से लेकर के, ये आपकी मुंह से लेकर के गुदा द्वार तक फैली हुई होती है, यानी कि माउथ से लेकर के आपके एनस तक फैली हुई होती है, और ये लगभग 9 मीटर 30 फीट लंबी नली होती है। तो इसका मैं पिक्चर दिखा देती हूँ आपको, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आहार नाल है, यानी कि जो हम यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे हैं, पाचक नली की जो बात कर रहे हैं, वो आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है, मुंह से स्टार्ट होती है, यहाँ से ठीक है, ये यहाँ माउथ है, आप देख रहे हो मुंह, यहाँ से स्टार्ट होती है, और यहाँ पर ये जो आपका एनस यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी को बोलते हैं गुदा द्वार। ठीक है, यानी कि गुदा एनस को बोलते हैं। तो ये यहाँ तक फैली होती है, माउथ से लेकर के एनस तक। ठीक है, और ये कितनी होती है, 9 मीटर लंबी होती है, यानी कि 30 फीट लंबी नली होती है। और इस नली की जो पेशियां हैं, यानी कि जो भित्ति है, जो लेयर्स होती हैं, वो आपकी अनैच्छिक पेशियों से बनी होती हैं, इनवॉलेंट्री जो है मसल से बनी होती हैं, यानी कि ये हमारी इच्छा के अनुसार तो काम नहीं करती हैं। तो अनैच्छिक इसी वजह से बोल रहा है, जो कि हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती हैं, बल्कि ऑटोमेटिकली अपना हमारे बॉडी मतलब हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारे शरीर में, वो ऑटोमेटिकली काम करता रहता है, तो हमारे अकॉर्डिंग वो नहीं चलता है।
इसी वजह से इसको ये अनैच्छिक पेशियों की बनी होती हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे अंग आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन कौन से अंग हैं। तो पहला तो है मुख, मुख गुहा, यानी जिसे कि हम ओरल कैविटी कह रहे हैं, ठीक है, ये माउथ हो गया। फिर दूसरा है ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स, ये आप देख सकते हो फेरिंग्स, यहाँ पर ये चीज फेरिंग्स है। फिर ग्रास नली यानी कि इसोफेगस, ये इसोफेगस, ये ग्रास नली है, ये वाला पार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाता है आमाशय यानी कि स्टमक, ये है आपका स्टमक। फिर उसके बाद में छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है, ये चीज आप देख रहे हो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। फिर बड़ी आंत आ जाती है लार्ज इंटेस्टाइन, ये देख सकते हो आप, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये जो बाहर वाला दिख रहा है डार्क कलर में। फिर उसके बाद मलाशय आ जाता है यानी कि रेक्टम आ जाता है, ये नीचे की साइड में होता है, यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, ठीक है, लेकिन ये नीचे की साइड में होता है। मलाशय यानी कि जहाँ से आपका जो भी आपके भोजन है वो पाचक मतलब जब पच जाते हैं तो हमारी जो कोशिकाएं हैं उसको द्वारा उनका अवशोषण कर लिया जाता है, जहाँ पर जिनका काम होता है वहाँ पर उनका उपयोग कर लिया जाता है। जो एक्स्ट्रा बचते हैं, ठीक है, पाचन होने के बाद में जो बचते हैं वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं वेस्ट मटेरियल के रूप में, तो वो रेक्टम यानी मलाशय के द्वारा ही बाहर निकलते हैं, यहीं पर इकट्ठा होते हैं, मलाशय में इकट्ठा होते हैं। और फिर ये आपकी गुदीय नली यानी कि एनल कैनाल है, तो इसके द्वारा, इसी नली के द्वारा यानी कि एनल कैनाल के द्वारा ये एनस में पहुंचते हैं, यानी कि गुदा, जिसे कि हम मलद्वार कह रहे हैं, ये चीज, ये लास्ट वाला पार्ट जो दिख रहा है एनस, ठीक है। तो यहाँ के द्वारा, ये एनस के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं फाइनली, ओके। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अलावा ये आपका लिवर है यानी कि यकृत है, ये गाल ब्लैडर है, यहाँ पर छोटा सा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और ये है पैनक्रियास, जिसे कि हम अग्न्याशय बोलते हैं, ये जो येलो पार्ट्स में दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर छोटा सा, ओके। तो ये आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके जो मेन पार्ट्स हैं, मुख्य अंग है, वो हो गए, ठीक है। चलिए अब इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। अब देखिए जो आपके सिलेबस में है तो उसमें मुख्य मुख्य जो अंग जिनका की पूरा स्ट्रक्चर के साथ में डिटेल में पढ़ना है, तो उसमें आपका एक तो आमाशय हो गया यानी कि पेट की संरचना पढ़नी, उसको डिटेल में पढ़ना है। दूसरा स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, उसको डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद में लिवर है, उसको डिटेल में पढ़ना है। और चौथा है आपका पैनक्रियास, यानी जिसे कि अग्न्याशय बोल रहे हैं। तो इन जो 4 अंग हैं इनको आपको डिटेल में पढ़ना है। और उसके बाद में जो ये आपकी आहार नली है यानी जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, जो कि माउथ मुंह से लेकर के आपके गुदाद्वार यानी कि एनस तक फैली हुई है, तो ये किस तरीके से काम करती है, यानी कि जो हमारा भोजन है मुंह से लेकर के एनस तक कैसे पहुंचता है, किन किन एंजाइम्स की इनकी प्रतिक्रिया होती है, कौन कौन से रस इसमें मिलते हैं, किस तरीके से इनका पाचन होता है और कैसे वो एक अंग से दूसरे अंग में पहुंचती हैं, तो ये पूरी गतिविधि हमें पढ़नी है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले इनके अंगों से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो कुछ अंग थे, इनके मुख्य अंग हैं। इसके अलावा कुछ एसेसरी ऑर्गन्स भी हैं, यानी कि जो सहायक अंग आप कह सकते हो वो भी हैं, जैसे कि दांत हो गया, होंठ हो गए, टोंग हो गया आपका, गाल हो गए, और जो सिलेवरी ग्लैंड्स हैं यानी कि 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां भी होती हैं इनमें, पैनक्रियाज हो गया, लिवर हो गया और गॉल ब्लैडर हो गया, ये इनके सहायक अंग हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो अभी इसके पहले हमने जिन अंगों की बात की वो आपके मुख्य अंग थे, जो कि स्पेशली आपके भोजन को पचाने में मदद करते हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं हम। अब जो पाचक नली के सभी भाग एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़े रहते हैं कि भोजन जो है मुंह से भीतर जा करके प्रत्येक भाग से होते हुए गुदा मार्ग से अवशिष्ट रूप से निकल जाता है, जो भी हमने आपको बताया, ठीक है। मुंह से हम खाते हैं, उसके बाद में हमारे डिफरेंट अंग में हो जाता है भोजन, और फिर उसके बाद में एनस के द्वारा हमारे शरीर से अवशिष्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। चलिए अब बात करते हैं, हम इसकी संरचना की बात करते हैं। तो जो पाचक नली है यानी कि जो हम एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे हैं, तो इसमें 4 परतें होती हैं, 4 लेयर्स होती हैं। पाचक नली, ठीक है, जिन्हें हम एलिमेंट्री कैनाल कहें या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं, ये आपकी इनकी 4 परत होती है, 4 परत होती है, यानी कि 4 लेयर आप बोल सकते हो, लेयर्स होती हैं। तो इसमें जो पहली परत होती है
जो पहली परत होती है उसको बोलते हैं म्यूकोसा। ठीक है, म्यूकोसा या फिर श्लेष्मिक कला परत भी कहते हैं, श्लेष्मिक कला परत भी कहते हैं, ये पहली लेयर होती है। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। और जैसा कि आप लोग कई बच्चे बोल रहे थे ना कि प्रैक्टिस कराने के लिए क्वेश्चंस की, तो चलिए अब फिलहाल अभी तक तो हम क्लास नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करा दें, क्योंकि एग्ज़ाम भी आपका 1 महीने बाद ही है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करके आपको क्वेश्चन करा दूँ। ठीक है, तो ये पहली लेयर हो गई। फिर दूसरी लेयर होती है जिसे कि बोलते हैं अवश्लेष्मिक परत बोलते हैं इसको। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं सब म्यूकस लेयर। सब म्यूकस लेयर। ठीक है, इसके बाद में जो तीसरी परत होती है उसे बोलते हैं पेशीय परत। तीसरी परत को कहते हैं पेशीय परत और इंग्लिश में बोलते हैं ट्यूमिका मस्कुलरिस। ओके, फिर जो चौथी परत होती है उसे बोलते हैं बाह्य सीर्मी परत। बाह्य सीर्मी परत, इंग्लिश में इसे कहेंगे सिरोसा। ओके, तो ये आपकी जो पाचक नली है उसकी 4 परतें होंगी। इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। चलिए इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा फटाफट देख लेते हैं, फिर आगे हम अंगों के बारे में बात करते हैं। तो जो पहली है आपकी म्यूकोसा यानी कि जो श्लेष्मिक कला परत है, जिसे कि हम म्यूकस मेम्ब्रेन कह रहते हैं, ये पाचक नली की सबसे भीतर की परत होती है, सबसे अंदर की परत होती है। और इस परत में जो है ये उपकला संयोजी ऊतक की परत यानी कि जो 2 पतली पेशीय परतों की ये बनी होती है। ठीक है, तो अब इसका जो मेन काम होता है यानी कि जो म्यूकोसा है उसका जो काम होता है वो आपका लुब्रिकेशन का काम होता है, यानी कि स्नेहन का काम होता है और सिक्रीशन का काम को होता है, और साथ साथ में ये अवशोषण का भी काम करती है, यानी कि सेक्रेट करती है और एब्जॉर्ब करती है और लुब्रिकेट करती है, ये काम होता है। अब इसमें क्या करती है, जो ठोस भोज्य पदार्थ होते हैं उनको चिकना बनाकर उन्हें पाचक नली में खिसकाने में सहायता करती है, यानी कि जो ये लुब्रिकेशन वाला काम है तो इसी की सहायता से ये पाचक नली में जो भोज्य पदार्थ है उनको चिकना करती है। ठीक है, जो भी सिक्रीशन इनमें होता है वो साथ में मिल करके भोजन को चिकना बनाते हैं और फिर जो है जो लुब्रिकेशन के माध्यम से ये उनको आगे खिसकाने का काम करती है। और इसमें कुछ एब्जॉर्प्टिव सेल्स भी होती हैं यानी कि अवशोषी कोशिकाएं होती हैं, और कुछ सेक्रेटरी सेल्स होती हैं यानी कि श्रावी कोशिकाएं होती हैं जो कि श्लेष्मा एंजाइम्स को उत्पन्न करती हैं। ठीक है, ये पहली परत होगी। फिर अब उसके बाद में जो दूसरी परत है इसकी, जिसे कि सब म्यूकस लेयर बोल रहे हैं, ये जो है आपकी जो पेशीय परत यानी जो तीसरी वाली परत है ट्यूमिका मस्कुलरिस, और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है यानी जो पहली परत है म्यूकोसा। ठीक है, ये दोनों के बीच की परत होती है जो आपकी सब म्यूकस लेयर है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन और ट्यूमिका मस्कुलरिस के बीच की परत होती है, और ये जो है आपकी संयोजी ऊतक की बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती हैं। ठीक है, और इसमें बहुत सारी तंत्रिकाएं यानी कि जो है नर्वस टिश्यूज होती हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ में ग्रास नली और ग्रहणी, जो कि अभी इसके हमने बताया आपको, ग्रास नली जिसे कि हम इसोफेगस बोलते हैं। ठीक है, इसोफेगस और डियोडेनम, ग्रहणी। ठीक है, इसोफेगस और डियोडेनम जो कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, अंग होता है। तो इसमें ये जो है सब म्यूकस ग्लैंड्स विद्यमान होती हैं यानी कि अश्लेष्मिक ग्रंथियां रहती हैं। ठीक है, आपकी इसोफेगस में और डियोडेनम में सब म्यूकस ग्लैंड रहती है। ओके, फिर इसके बाद में जो तीसरी परत है जिसे कि हम पेशीय परत बोलते हैं, ये बाह्य सीर्मी परत की नीचे मुख्य पेशीय परत होती है, यानी जो आपकी चौथी वाली परत है सिरोसा जिसे हम कह रहे हैं, इसके नीचे की मुख्य पेशीय परत होती है आपकी पेशीय परत, तीसरी वाली लेयर, जो अधिकांश क्षेत्रों में अनैच्छिक और
तिरछी यानी कि ऑब्लिक पेशियों की बनी होती है, तिरछी पेशियों की और अनैच्छिक पेशियों की बनी होती है। और ये जो पेशीय परत है, ये भोजन को पाचक नली में पेशीय संकुचन की तरंगों, जिसे कि हम क्रमाकुंचन यानी कि पेरिस्टालिसिस बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आप कह सकते हो, कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हो, क्रमाकुंचन जिसे बोलते हैं, ठीक है, पेरिस्टालिसिस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इन पेरिस्टालिसिस के द्वारा जो है पाचक नली में ये जो संकुचन हो रहा है, इनके द्वारा ये भोजन को नीचे खिसकाने का काम करती हैं, जो पेशीय परत होती है, ठीक है। अब इसके बाद में जो चौथी लेयर है, जिसे कि हम सिरोसा बोल रहे हैं, ये आपकी पाचक नली की सबसे बाहर की परत होती है, यानी कि जो आउटर लेयर है वो आपकी सिरोसा कहलाती है, जो कि पतले संयोजी ऊतक की बनी होती है और बहुत से स्थानों पर ये उपकला की बनी होती है, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, जो कि पाचक अंगों को ढके हुए रहती है, ठीक है, सबसे बाहर की परत होती है। इसमें आपके ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिकाएं, तंत्रिकाएं और लसिका वाहिकाएं होती हैं। चलिए, तो ये तो हो गया परत की बात में। अब इसमें जो मुख्य अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं, जो कि सहायक अंग है, उनके बारे में देख लेते हैं। उसके बाद में जो इनके और सारे अंग हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो ऑर्गन्स हैं उसमें आ जाता है आपका दांत, जिससे हम बताया था ना कि इसमें आपके एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, पाचक नली के सहायक अंग जो हैं, सहायक अंग है, ठीक है, एसेसरी ऑर्गन्स। तो इनमें सबसे पहले हम दांत के बारे में पढ़ेंगे। दांत है, स्लाइवा है, ठीक है, और फैरिंग्स है, इसोफेगस है, सॉरी, चलिए, तो पहले हम सहायक अंग नहीं कह सकते हैं, हम मुख्य अंग बात करेंगे, ठीक है। सहायक अंग में आपका दांत आ जाता है, लेकिन चूंकि हम यहाँ पर माउथ की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम सहायक अंग नहीं, दांत माउथ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो माउथ में आपका सबसे पहले दांत ही आ जाता है, तो सहायक नहीं, हम यहाँ पर मुख्य अंग बात करेंगे, जो कि आपको पढ़ना भी है, मुख्य अंग। ओके, तो सबसे पहले आपका आ जाएगा माउथ यानी कि मुंह, और मुंह में हम बात कर रहे हैं किसकी, दांत की, जिन्हें कि आप सहायक अंग भी बोल सकते हो और मुख्य अंग भी बोल सकते हो, क्योंकि आपका जो पाचन होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है। तो अब दांत की बात करें तो मनुष्य में जो दांत होते हैं वो कुछ अस्थायी दांत होते हैं और कुछ जो है अस्थायी दांत होते हैं, यानी कि अस्थायी और अस्थायी दो सेट होते हैं दांतों के, जो कि जीवन काल में दो समय निकलते हैं, ठीक है। जीवन के पहले या दूसरे वर्ष में जो निकलने वाले दांत होते हैं उन्हें टेम्परेरी टीथ बोलते हैं, यानी कि अस्थायी दांत बोलते हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि जो अस्थायी दांत होते हैं, अस्थायी जो दांत होते हैं यानी कि टेम्परेरी टीथ, ये कब निकलते हैं, ये आपके पहले या दूसरे वर्ष में, पहले या दूसरे वर्ष में ये निकलते हैं, ठीक है। ये टेम्परेरी टीथ होते हैं, और ये क्या होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, जिस वजह से ये बाद में आपके झड़ जाते हैं, यानी कि टूट जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में अथवा या दूध के दांत, अच्छा, इनको या दूध के दांत भी कहा जाता है, यानी कि जो ये टेम्परेरी टीथ हैं इनको दूध के दांत भी कहा जाता है, जो कि बच्चों में रहते हैं, मिल्क टीथ भी कहते हैं इनको, ठीक है। अब इन दांतों के गिर जाने के बाद में छठवें वर्ष के शुरू में इनकी जगह पर अस्थायी दांत निकलते हैं, जिन्हें कि हम परमानेंट टीथ कहते हैं, ठीक है। यानी कि अस्थायी दांत हैं, ये कब निकलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं परमानेंट टीथ, ये कब निकलते हैं, ये छठवें वर्ष की स्टार्टिंग में, शुरुआत में निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि 6 साल से, छठवें साल से ये
परमानेंट टीथ निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो ये आपके टेम्परेरी टीथ है ये टूट जाते हैं, निकल जाते हैं और इनकी जगह पर परमानेंट टीथ आने लगते हैं। अब जो आपके टेम्परेरी या फिर जिन्हें हम मिल्क टीथ बोल रहे हैं, ये सामान्यतः कब से स्टार्ट होते हैं? तो हमने बताया कि पहले या दूसरे वर्ष में ये निकलते हैं, लेकिन इनका स्टार्ट कब होते हैं? ये जन्म के लगभग 6 माह पश्चात निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, पहले या दूसरे वर्ष में बता रहे हैं। तो स्टार्ट कब होता है? 6 माह के बाद ये निकलना शुरू हो जाते हैं, 6 माह बाद। ठीक है, 6 महीने तक तो बच्चों के आपने देखा होगा कि दांत नहीं रहते हैं। 6 महीने के बाद से दांत निकलना स्टार्ट होते हैं और 2 वर्ष की आयु तक सभी दूध के दांत निकल आते हैं, यानी कि दूसरे साल तक सभी जो टेम्परेरी टीथ हैं वो निकल आते हैं। और जो अस्थायी दांत हैं वो प्रत्येक जबड़े में 10 और कुल 20 होते हैं। ठीक है, जो अस्थायी दांत हैं। अब ये दांत 6 वर्ष की आयु तक रहते हैं, इसके पश्चात गिरने लगते हैं, उनके जहां पर अस्थायी दांत निकल आते हैं और 12 वर्ष की आयु तक सभी अस्थायी दांत गिर जाते हैं। ठीक है, और 25 वर्ष की आयु तक सभी अस्थायी दांत निकल आते हैं, यानी कि 6 साल से स्टार्ट होता है परमानेंट टीथ निकलना और 25 वर्ष तक सभी निकल आते हैं। ठीक है, सारे दांत निकल आते हैं और 12 वर्ष की आयु तक सारे के सारे जो टेम्परेरी टीथ होते हैं वो टूट जाते हैं। 12 वर्ष तक टूट जाते हैं सारे के सारे जो टेम्परेरी टीथ होते हैं। ओके, ये हो गया। अब परमानेंट टीथ की बात करें तो जो अस्थायी दांतों की संख्या होती है वो 32 होती है, यानी कि जो आपके अस्थायी दांत हैं वो आपके 10 और प्रत्येक जबड़े में 10, यानी कि टोटल जो होते हैं आपके अस्थायी दांत होते हैं वो 20 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 20 होते हैं। प्रत्येक जबड़े में 10-10 होते हैं, तो टोटल हो गया 20। और जो आपके अस्थायी दांत है परमानेंट टीथ वो 32 होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक, कितने होते हैं और कब निकलते हैं, कब टूटते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो जो परमानेंट टीथ है वो आपके 32 होते हैं, जिसमें कि जो 16 दांत होते हैं वो ऊपर साइड में होते हैं और 16 दांत नीचे के जबड़े में होते हैं, यानी कि 16-16 32 हो गया। ठीक है, तो ये होगी टीथ की बात। इसके बाद में आ जाता है सैलिवरी ग्लैंड्स, यानी कि जो लार ग्रंथियां हैं उसको देख लेते हैं हम। लार ग्रंथियां इंग्लिश में जिन्हें हम कहते हैं सैलिवरी ग्लैंड। चलिए अब इसको देख लेते हैं। अब जो ये सैलिवरी ग्लैंड है, ठीक है, अब लार ग्रंथियों के 3 जोड़े होते हैं, यानी कि 3 पेयर होते हैं जो कि मुख गुहा में लार श्रावित करते हैं, यानी कि लार जो सलाइवा है उसको सिक्रेट करने का काम आपकी यही सैलिवरी ग्लैंड्स करती हैं। और ये कितनी होती हैं? ये 3 जोड़ी होती हैं। अब जो लार है ये आपका स्वादहीन होता है, पारदर्शक होता है, ठीक है, और तरल होता है, जिनमें कि खनिज लवण है, यानी कि मिनरल्स हैं, लाइसोजाइम है और टाइलिन नामक एंजाइम इसमें पाया जाता है आपके सलाइवा में। अब ये जो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं वो बाईं और दाईं ओर पाई जाती हैं। अब ये कौन कौन सी हैं तो देख लेते हैं। तो जो पहली है उसे बोलते हैं कर्णमूल ग्रंथियां। कर्णमूल ग्रंथियां इंग्लिश में इन्हें कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स। ठीक है, दूसरी है सबमैंडिबुलर ग्रंथियां। सब मैंडिबुलर ग्रंथि, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, और तीसरी है जिन्हें बोलते हैं सब लिंगुअल ग्रंथियां। सब लिंगुअल ग्रंथि। तो ये है आपकी 3 ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और तीसरी है सब लिंगुअल। ठीक है, अब इसके बाद में देख लेते हैं सलाइवा का काम क्या होता है।
तो जो लार का काम है स्लाइवा, जैसे कि हम लार बोल रहे हैं, लार में लगभग 99% पानी होता है और 1% जो है इलेक्ट्रोलाइट्स और प्रोटीन्स रहते हैं। ठीक है, लार में। लार मीन्स जिसे कि हम इंग्लिश में कह रहे हैं स्लाइवा। तो इसमें क्या होता है आपका 99% जो होता है वो जल होता है, यानी कि पानी होता है, और 1% जो होता है वो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स और प्रोटीन होते हैं 1% में, ठीक है, और 99% आपका जल होता है। प्रोटीन्स में आपके म्यूसिन जो कि श्लेष्मा बनाने में यानी कि म्यूकस बनाने में सहायता करता है, तो वो पाया जाता है, तथा स्लाइवरी अमाइलेज, ठीक है, जो कि टाइलिन एंजाइम भी बोलते हैं, नामक एक एंजाइम इसमें रहता है, यानी कि टाइलिन एंजाइम होता है, ठीक है, और म्यूसिन होता है। अब स्लाइवा में जो विद्यमान जल है उसके साथ में जो म्यूसिन है उसकी आपस में क्रिया होती है, ठीक है, और फिर वो उसको जो है अत्यंत चिकना श्लेष्मा यानी कि म्यूकस उत्पन्न होता है, यानी कि जल के साथ में जब म्यूसिन मिल जाता है तो एक चिकना यानी कि चिकना श्लेष्मा म्यूकस उत्पन्न होता है, जो कि भोज्य पदार्थों को क्या होता है उसको मॉइस्चर उसमें मेंटेन, उसकी वजह से उसको आर्द्र बनाए रहता है, यानी कि नम बनाए रखता है और उसको चिकना करने का काम करता है। जो भी भोज्य पदार्थ हम खाते हैं तो वो जल के साथ में म्यूसिन के साथ में मिलते हैं, जिसके कारण जो म्यूकस उत्पन्न जो होता है उसी म्यूकस के द्वारा जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं वो उसमें मॉइस्चर होता है और वो चिकने रहते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है कि भोजन को आप आसानी से निगल सकते हो। तो जब हम भोजन निगलते हैं, अब चूंकि अब जो भी भोजन हम खा रहे हैं, ठीक है, अगर वो चिकना नहीं होगा और वो नम उसमें नहीं होगा, उसमें मॉइस्चर नहीं होगा, तो उसको निगलने में दिक्कत होगी। तो इसी वजह से उसको पहले मॉइस्चर कराया जाता है, मॉइस्चर होता है, नम बनाया जाता है, उसको चिकना बनाया जाता है इन प्रोसेस के द्वारा। देन फिर उसको हम स्वैलो करते हैं और स्वैलो करने के दौरान ग्रसनी और जो ग्रास नली है, ठीक है, वो यानी कि जो इसोफेगस है उसमें फिर उसको उतर जाता है, यानी कि पहले मुंह में आपका वो जो है चिकना होता है, मॉइस्चर उसमें आता है, उसके बाद में उसको हम स्वैलो करते हैं, निगलते हैं, तो वो हमारे ग्रसनी और ग्रास नली में जाता है, ठीक है। अब लार जो होता है वो मुख और दांतों को आपको साफ करने का भी काम करता है, यानी जो आपके मुंह में लार बन रहा है, स्लाइवा बन रहा है, वो आपके माउथ को और आपके दांतों को की सफाई भी करता है और उन द्रव्यों को जमा होने नहीं देता है जो कि दांतों को हानि पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये भी काम करता है आपका लार, ठीक है, और ये मुख्य ऊतकों को कोमल और नम बनाए रखता है, ठीक है, उनको सॉफ्ट भी करने का काम करता है, उनको नम रखने का भी काम करता है। ओके, इसी के द्वारा जो लार के माध्यम से ही उसमें टेस्ट भी पैदा होते हैं, क्योंकि जो हमारी जीभ होती है यानी कि जो हमारी टोंग होती है उस पर जो है टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं, और वो जो टेस्ट बर्ड्स जिन्हें कि हम स्वाद कलिकाएं भी कहते हैं, वो भोजन के लार के साथ में मिक्स हो जाते हैं और उसके कारण से उसमें जो है टेस्ट उत्पन्न होता है, यानी कि जो भी हम भोजन खाते हैं तो वो जो हमारी जीभ पर टेस्ट बर्ड्स होती हैं, स्वाद कलिकाएं होती हैं, तो उनके साथ साथ में जो लार है, स्लाइवा है, वो उनके साथ में मिक्स हो जाता है और उसमें जो है वो टेस्ट उत्पन्न करता है। तभी हमको जो टेस्ट में है खट्टापन लग रहा है, मीठापन लग रहा है, तीखापन लग रहा है, वो इन्हीं टेस्ट बर्ड्स के कारण ही जो है हमें पता चलता है कि उनका कौन सा टेस्ट है, ठीक है। तो ये तो होगा स्लाइवा का काम कि क्या काम करता है। उसके बाद में हम बात करते हैं ग्रसनी की, यानी कि जो फैरिंग्स है, पिक्चर में हमने आपको दिखाया था। तो दूसरा जो पार्ट है वो है आपका लार के बाद में हम बात करेंगे ग्रसनी की। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फैरिंग्स। ओके, चलिए, अब जो फैरिंग्स है ये मुख गुहा के पीछे की ओर कीप के समान ये चौड़ा भाग होता है जो कि आपका फैरिंग्स कहलाता है, ठीक है। पिक्चर में भी हमने आपको दिखाया ही था, एक बार मैं दिखा देती हूँ फैरिंग्स को। ये यहाँ पर देख सकते हो आप, ये है फैरिंग्स, ठीक है, ये यहाँ पर होता है, देख रहे हो ये कीप के जैसा यहाँ पर छोटी सी संरचना आपको दिखाई पड़ रही है, ठीक है। तो ये जो है पीछे की ओर होता है मुंह में, ये आपका मुंह है, ये मुंह है, इसके पीछे की साइड में होता है यहाँ पर, ठीक है, फैरिंग्स। तो मुख गुहा के पीछे की ओर कीप के समान चौड़ा भाग होता है ये, और यहीं से जो ग्रास नली है,
आप देख सकते हो ये यहाँ तक आपका फेरिंग्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ से इसोफेगस है, स्टार्ट हो गया, ये इसोफेगस यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो यहीं से जो आपका इसोफेगस है, ग्रास नली है तथा श्वास नली, ठीक है, जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है, यहीं से प्रारंभ होती है, ठीक है। और ग्रसनी को यानी जो ये आपके फेरिंग्स है, इसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो कौन कौन से भाग हैं देख लेते हैं। इसके जो 3 भाग हैं, एक तो पहला है, इसको भी 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला भाग है जिसे बोलते हैं नासा ग्रसनी, नासा ग्रसनी इंग्लिश में इसे कहते हैं नाजोफेरिंग्स। दूसरा है मुख ग्रसनी, जिसे कि इंग्लिश में हम कहेंगे ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स। और तीसरी है स्वर यंत्र ग्रसनी, स्वर यंत्र ग्रसनी, इंग्लिश में से हम कहते हैं लैरिंगोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। तो जो फेरिंग्स है, इसको भी 3 में विभाजित किया गया है। पहला नाजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और तीसरा है आपका लैरिंगोफेरिंग्स। अब जो आपके नाजोफेरिंग्स है, ये ग्रसनी की नासिका के पीछे वाला भाग होता है तथा कोमल तालु के आगे वाला भाग, यानी कि नासिका जो हमारी नाक है, उसके पीछे वाला भाग होता है और जो हमारा कोमल तालु है, उसके आगे वाला भाग है। इस भाग में यूस्टेशियन नलिका आकर खुलती है तथा लसिकाबोतक यानी जिसे हम लिम्फेटिक टिश्यू बोलते हैं, ठीक है, और इन्हें हम एडिनॉइड्स भी कहते हैं, वो पाए जाते हैं। तो फिलहाल बहुत ज़्यादा आपको इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो अंग आपके सिलेबस में दिए गए हैं उनको डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। बस आप इतना जानो कि इसमें 3 पार्ट्स हैं, नाजो, ओरो और लैरिंगो, ठीक है। और कहाँ कहाँ पर ये होता है, नाजो जो है आपका वो ग्रसनी नासिका यानी नाक के पीछे वाला और कोमल तालु के आगे वाला भाग होता है। जो ओरोफेरिंग्स है, ये कोमल तालु के इपीग्लॉटिस तक का भाग होता है, यानी छंद इसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं, बहुत टफ वर्ड है, मेरे मुंह से भी नहीं निकल रहा है। तो ये जो आपका कोमल तालु है, उस तक के जो इपीग्लॉटिस, उसके इपीग्लॉटिस तक का भाग होता है, ठीक है। और ग्रसनी के इस भाग को जो पार्श्वीय भित्तियों में यानी कि जो पीछे का भाग है, इसमें इसी में यानी कि आप जो ओरोफेरिंग्स है, इसी में आपका टॉन्सिल स्थित होता है। तो टॉन्सिल आपको पता ही कि आपके मुंह में कहाँ पर होता है, तो जो जहाँ पर टॉन्सिल होता है वही जो है भाग आपका ओरोफेरिंग्स कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में जो तीसरा भाग है लैरिंगोफेरिंग्स, ये ग्रसनी के यानी जो इपीग्लॉटिस के पीछे वाला भाग होता है, ठीक है। इपीग्लॉटिस तक का जो भाग होता है वो आपका एरोफेरिंग्स होता है, जहाँ पर टॉन्सिल होता है। और इसकी जो पीछे वाला भाग होता है एपिग्लॉटिस के, जो कि ग्रास नली से यानी कि इसोफेगस से जो जुड़ा होता है, वो आपका जो है लैरिंगोफेरिंग्स कहलाता है, जो कि इसोफेगस से जुड़ता है, ठीक है, पीछे वाला भाग होता है। चलिए, तो ये 3 इसके भाग हो गए। इसके बाद में आ जाता है आपका इसोफेगस, जो नेक्स्ट पार्ट है। तो हम इसको मतलब एक क्रम वाइज ही पढ़ते जा रहे हैं, सीरियल वाइज ही। पहले कौन सा भाग आता है, पहले फेरिंग्स आता है, पहले माउथ था जिसमें दांत आ गया, आपका स्लाइवा आ गया, उसके बाद में आपका फेरिंग्स आ गया, ठीक है, जिसको हमने पढ़ा ग्रसनी। अब इसके बाद में आपका आता है इसोफेगस, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब हम इसोफेगस के बारे में जान लेते हैं। जो तो तीसरा भाग जो है वो है, उसको कहते हैं ग्रास नली, इंग्लिश में से हम कहेंगे इसोफेगस, ठीक है। इसके बाद में फेरिंग्स के बाद में ये स्टार्ट हो जाता है, ग्रास नली स्टार्ट हो जाती है। अब जो ग्रास नली है वो ग्रसनी से यानी कि जो आपकी फेरिंग्स है उससे आमाशय तक पहुंचने वाली लगभग 10 इंच यानी कि 25 सेंटीमीटर लंबी पेशीय नली होती है। कितनी बड़ी होती है ये, 10 इंच होती है, या फिर आप इसको 25 सेंटीमीटर कह सकते हो, ठीक है। यानी जो इसोफेगस की लंबाई है वो 10 इंच होती है, और जिससे होकर आपका जो भोजन है वो आपके पेट में यानी कि आमाशय में
पहुंचता है, इसोफेगस से होते हुए ही पेट में पहुंचता है भोजन। अब ग्रास नली की जो भित्ति होती है ये भी 4 परतों की बनी होती है। जो सबसे भीतरी वाली परत है वो श्लेष्मिक कला की यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा बनी होती है और ये म्यूकस को स्रावित करती है। इसके ऊपर जो है आपकी सब म्यूकोसा होती है और श्लेष्मिक परत होती है, ठीक है, जो म्यूकोसा एवं पेशीय परत को जोड़ती है। इसके अतिरिक्त पेशीय परत होती है व एडवेंटेसिया परत होती है जो कि सबसे बाहरी परत होती है, ठीक है। अब जो ग्रास नली यानी कि जो इसोफेगस है उसके ऊपरी एवं निचले सिरे पर, ठीक है, यानी कि जो इसोफेगस है उसके ऊपर और नीचे वाले भाग पर स्फिंक्टर्स मसल्स होती हैं जिसे कि हम संकोचनी पेशियां बोलते हैं। तो आपके इसोफेगस में ऊपर के साइड में और नीचे के साइड में दोनों ही साइड में जो है संकोचनी पेशियां यानी कि स्फिंक्टर मसल्स होती हैं जो कि बंद रहते हैं, यानी कि जो आपकी इसोफेगस है इन्हीं स्फिंक्टर्स मसल्स के द्वारा ही वो बंद रहते हैं। जब इनकी जरूरत होती है तब ये खुलते हैं और जब इनकी जरूरत नहीं होती है तब ये बंद रहते हैं। ओके, तो जो ऊपरी संकोचनी यानी कि जो आपकी ऊपर वाली स्फिंक्टर मसल्स होती हैं उसको क्राइकोफोरेंजियल स्फिंक्टर कहा जाता है, ठीक है। तो इसका यहाँ पिक्चर नहीं है, मैं तुम्हें आपको दिखा देती। तो यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ पिक्चर में कि जैसे ये आपका इसोफेगस है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके ऊपर साइड में यहाँ पर स्फिंक्टर लगे होंगे यानी कि संकोचनी मसल्स लगी होंगी, यहाँ पर स्फिंक्टर मसल्स होंगी और यहाँ पर इसके नीचे साइड में यहाँ पर भी होंगी, ठीक है। तो ऊपर और नीचे दोनों होती हैं जो कि इनको बंद रखने का काम करती हैं, इन्हीं के द्वारा ये बंद रहते हैं, ठीक है। और जो आपकी ये ऊपर वाली स्फिंक्टर है, ठीक है, इसका भी अलग नाम है और जो नीचे वाली इसका अलग नाम है। तो इसका मैं यहाँ पर नाम आपको लिख देती हूँ। जो ऊपरी संकोचनी है यानी कि ऊपरी संकोचनी हिंदी में बोलते हैं, स्फिंक्टर को हिंदी में संकोचनी बोलते हैं। संकोचनी आप कह सकते हो कॉन्ट्रैक्शन, ये कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इन्हें कहेंगे अपर स्फिंक्टर, ठीक है। अब इनको एक और नाम दिया गया है, उसे बोलते हैं क्राइकोफेरेंजियल संकोचनी। इंग्लिश में मैं लिख देती हूँ इसका क्राइकोफेरेंजियल स्फिंक्टर, ठीक है। तो ये ऊपर की साइड में होता है जो कि सांस लेते समय वायु को ग्रास नली में यानी कि इसोफेगस में जाने से तथा ग्रास नली के जो पदार्थ हैं उनको बाहर निकलने से रोकता है, ठीक है। यानी कि जब भी आप सांस लेते हो, जैसे कि हम खाना खाते हैं, क्या कहते हैं कि खाना खाते समय जो है पानी नहीं पीना चाहिए या फिर बात नहीं बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जो वायु है, हवा है, अगर वो आपके इसोफेगस में चली जाती है तो दिक्कत होने लगती है। तो इसी वजह से सांस लेते समय जब आप देखिए आप खाना भी खा रहे हो और साथ में आप सांस भी ले रहे हो, तो सांस लेते समय जो वायु है, हवा है, उसको ग्रास नली में यानी कि इसोफेगस में जाने से रोकने का काम कौन करता है? आपकी यही अपर स्फिंक्टर ही करती है, क्योंकि ये बंद रहती है। इस वजह से आप जो वायु है वो आपकी इसोफेगस में नहीं जाती है, ठीक है। और जो इसोफेगस के अंदर जो पदार्थ हैं उनको बाहर निकलने से भी रोकता है, ठीक। ये इनका काम होता है, आपका अपर स्फिंक्टर का काम होता है, जिन्हें कि हम क्राइकोफोरेंजियल स्फिंक्टर बोल रहे हैं। इसके बाद में जो निचली संकोचनी होती है, निचली संकोचनी, इंग्लिश में इन्हें हम कहेंगे लोअर स्फिंक्टर, ये नीचे साइड में होते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं इसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं,
फेजियल स्फिंक्टर इनको कहते हैं। ठीक है, ये नीचे साइड में होते हैं। अब ये जो है ये चिकनी पेशी का एक छल्ला बैंड होता है जिसमें कि ग्रास नली के आमाशय से जुड़ने से पहले जो आपका इसोफेगस है, अब इसोफेगस के बाद में जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, अंग आएगा, वो आपका आमाशय होगा यानी कि स्टमक होगा। तो अब इसमें क्या है, ग्रास नली यानी इसोफेगस के आमाशय से जुड़ने से पहले जो इसोफेगस का अंतिम लास्ट का 4 सेंटीमीटर का जो भाग होता है, पार्ट होता है, वो आपका इसीलिए यानी कि जो लोअर स्फिंक्टर है इसमें वो सम्मिलित होता है, यानी कि जो 4 सेंटीमीटर का भाग होता है वो आपका इसोफेजियल स्फिंक्टर से मिला हुआ होता है। ठीक है, उसी में आपका ये निचली संकोचनी होती है ग्रास नली के नीचे वाले भाग में, जो कि आमाशय से जुड़ने से पहले का भाग होता है। 4 सेंटीमीटर में ये रहता है। ठीक है, अब ये भोजन एवं जो तरल पदार्थ हैं उनको आमाशय में पहुंचने के दौरान ही ये शिथिल हो जाता है यानी कि रिलैक्स हो जाता है। वैसे क्या होता है, ये हमेशा जो है संकुचित रहता है यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल फेज में रहता है। ठीक है, संकुचित रहता है, सिकुड़ा हुआ रहता है हमेशा। ठीक है, लेकिन जब भोजन एवं जो तरल पदार्थ हैं वो आपके आमाशय में पहुंच जाते हैं यानी कि पेट में पहुंच जाते हैं, तब ये रिलैक्स हो जाता है। वैसे ये हमेशा कॉन्ट्रैक्ट मतलब संकुचित रहता है, लेकिन जब आमाशय में पहुंच जाते हैं भोज्य पदार्थ तब ये जो है रिलैक्स हो जाता है। और उदर में दबाव बढ़ने पर आमाशय से भोजन एवं जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसको ग्रास नली में वापस लौटने से ये रोकने का भी काम करता है, क्योंकि हमेशा क्या करता है, ये जो है सिकुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, अब जब ये भोज्य पदार्थ आते हैं तो क्या होता है कि जब ये भोजन और ये तरल पदार्थ है ये जब आपके आमाशय में पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो ये फैल जाता है, रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, और जब भी उदर में दबाव बढ़ने लगता है तो आमाशय से जो भोजन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसको जो है ग्रास नली में वापस लौटने से ये रोकता है। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो है अगर रिलैक्स नहीं होगा तो क्या होगा कि जो है आपका ये ग्रास नली से वापस भी जो भी भोज्य पदार्थ हैं वो आ सकते हैं। तो इसी वजह से ये रिलैक्स रहता है। ठीक है, जब पहुंच जाते हैं आमाशय में पहुंच जाते हैं तब ये रिलैक्स होता है, वैसे ये हमेशा संकुचित ही रहता है। अब इसके बाद में ये तो हो गया आपका इसकी बात, इसोफेगस की बात हो गई। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो है आपका स्टमक। ठीक है, जिससे कि हमें डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए फिर इसको हम पिक्चर के माध्यम से पढ़ेंगे जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो इसमें हम कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है हमें। चलिए फटाफट फिर हम इसको पढ़ लेते हैं, आमाशय पढ़ लेते हैं, पेट। ठीक है, एक स्टमक हमारा खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद में फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे। चलो अब आते हैं स्टमक पर, आमाशय पर। जिसे कि आपको डिटेल में पढ़ना है इसके पिक्चर के साथ में। तो इसका हम पिक्चर भी लेकर आएंगे साथ में, जिससे आपको आसानी रहे समझने में। आमाशय क्या है, अब ये पाचक नली या फिर आहार नली का सबसे चौड़ा भाग होता है और ये ग्रास नली के अंत यानी इसोफेगस के अंत और जो छोटी आंत है यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके शुरू वाले भाग के बीच में होता है। तो यहाँ पे मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ तो आपको समझ में आ जाए आमाशय कहाँ पर है। देखिए जो स्टमक है ये क्या है, जो इसोफेगस जहाँ पर इसकी एंडिंग हो रही है, इसका अंत हो रहा है, और जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन की शुरुआत होती है और जहाँ पर इसोफेगस का अंत होता है उसके बीच में ये स्थित होता है स्टमक आपका। ठीक है, अब ये जो है यह उधर गुहा में मुख्य रूप से जो आपकी एपिगैस्ट्रिक रीजन है यानी जो अधिजठरीय क्षेत्र है उसमें और आंशिक रूप से नाभि क्षेत्र में तथा बाएं यानी कि इसके कहने का मतलब है आधा जो पश्चकीय क्षेत्र यानी जो हाइपोकॉन्ड्रिया रीजन है उसमें डायफ्राम एवं हृदय की नीचे स्थित होता है। तो ये
इसका मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। डायफ्राम, तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर कि मैं क्या बात कर रही हूँ। यानी कहने का मतलब है जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम और हृदय के नीचे ये स्थित रहता है आपका आमाशय। ठीक है, तो हाँ, इसमें इस पिक्चर में आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ये स्टमक का पिक्चर है। अब यहाँ पर देख सकते हो आप, डायफ्राम की जो हम बात कर रहे हैं ये है, ये डायफ्राम है। ठीक है, तो ये डायफ्राम के नीचे, ठीक है, डायफ्राम और हृदय के नीचे स्थित होता है, डायफ्राम के नीचे है। ठीक है, और यहीं पर आपका हार्ट भी होता है, तो इसके नीचे ही स्थित होता है। इसका आकार एवं आकृति की बात करें तो इस जो आकार और आकृति है, इसकी पेशीय सक्रियता, ठीक है, एवं भोजन के अनुसार इसमें बदलाव होता रहता है। यानी कि जो इसकी एक्टिवनेस है वो इसके आकार और आकृति, इसकी जैसे जैसे जब भी इसकी एक्टिवेशन की ज़रूरत पड़ती है या फिर जिस टाइप का आप भोजन ले रहे हो तो उस पर डिपेंड करता है। यानी जो इसका आकार है और आकृति है उसी के अनुसार उसमें जो है चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, अब ये जो आमाशय है इसका जो आकार होता है, तो आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हो ये किस आकार का है, जे के आकार का है। ठीक है, यहाँ पर ये जे, जैसे ये जे इस तरीके से लिखा जाता है ना, तो ये जे के आकार का होता है, अंग्रेजी के अक्षर जे के आकार का होता है। और आमाशय यानी कि स्टमक जो है आपका जब खाली होता है तो इसकी जो आंतरिक श्लेष्मिक कला है या फिर जिसे हम म्यूकोसा बोल रहे हैं, उसमें बहुत अंदर बहुत सारा कॉन्ट्रैक्शन होता है, सिकुड़न होती है, जिन्हें कि रॉगवली कहते हैं, जो आमाशय के भोजन से भरने पर प्राय लुप्त हो जाता है। यानी कि जब आपका पेट खाली रहता है, जब आमाशय खाली होता है तो इसमें बहुत सारी सिकुड़न होती है। ठीक है, मतलब सिकुड़न रहती है, कॉन्ट्रैक्शन रहता है, संकुचन होता है, सिकुड़न पड़ी रहती है, जिसे कि हम सिलवटें कह सकते हैं। लेकिन जब पेट में भोजन भर जाता है, आमाशय आपका भोजन से भर जाता है, तो जो ये सिकुड़न है इसमें रहती है वो आपकी खत्म हो जाती है, गायब हो जाती है। ठीक है, अब जो आपका ये आमाशय है इसमें भी क्या होता है, 3 प्रकार की जठरीय ग्रंथियां यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रहती हैं इसमें, जिनसे आपका जो गैस्ट्रिक जूस है, जठर रस है, वो बन करके नलिकाओं द्वारा आमाशय में आता रहता है। यानी इसमें जो ग्लैंड्स होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, उनसे आपका गैस्ट्रिक जूस निकलता है और आपके स्टमक में वो आता रहता है। अब इन ग्रंथियों की जो सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, यानी जो ट्रैक्ट होंगी, इनमें नलिकाएं होंगी, वो मुख्य श्लेष्मिक कला पर, यानी कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके मुख पर खुलती हैं। तो इसमें कौन कौन सी ग्लैंड्स है पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे जो पहली वाली ग्लैंड्स है वो आपकी कहलाती है जठरागमीय ग्रंथियां, यानी कि कार्डियक ग्लैंड्स कहलाती है, जो पहली ग्लैंड्स है। ठीक है, एक मिनट, पाइलोरिक ग्लैंड्स, ठीक है, तो इसमें हम बात कर रहे थे इसकी, इसमें 3 ग्लैंड्स होती हैं। पहली है, जो पहली ग्लैंड है उसे बोलते हैं जठरागमीय। वैसे अगर आप जो सिस्टम है उसको हिंदी में ही पढ़ो, सॉरी इंग्लिश में पढ़ो जो टर्म्स है, तो आपको आसान रहेगा, क्योंकि हिंदी बहुत ही टफ है इसकी।
इसको इंग्लिश में कहते हैं कार्डियक ग्लैंड्स। ठीक है, दूसरी है बुध्न ग्रंथियां। देख सकते हो आप कितनी टफ है हिंदी इसकी। इंग्लिश में कहते हैं फंडिक ग्लैंड्स। मैं बताऊंगी ये कहाँ पर रहती हैं। और तीसरी है आपकी पाइलोरिक ग्लैंड्स बोलते हैं तीसरा, हिंदी में इसको कहते हैं जठर निर्गमीय। जठर निर्गमीय ग्लैंड्स, ग्रंथियां, इंग्लिश में कहते हैं इसको पाइलोरिक ग्लैंड्स। तो 3 ग्लैंड्स हैं आपकी, जो आमाशय है उसमें 3 ग्लैंड है, कार्डियक, फंडिक और तीसरी आपकी पाइलोरिक ग्लैंड्स। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो पिक्चर में, ये है आपकी जहाँ कार्डिया है, ये यहाँ पर कार्डिया लिखा है, तो यहीं पर आपकी कार्डियक ग्लैंड्स होती हैं। ये फुंडस है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है यहाँ पर, ये फुंडस है। यहाँ पर आपकी फंडिक ग्लैंड्स होती हैं। और पाइलोरिक, ये जो आपका पाइलोरस यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आपकी इस वाले रीजन में आपकी पाइलोरिक ग्लैंड्स होती हैं। तो आप कह सकते हो कि स्टार्टिंग में जो कार्डियक है, बीच में आपका फंडस है और नीचे जो है आपकी पाइलोरिक है। ठीक, तो 3 ग्लैंड्स होती हैं। अब जो आपकी जठर गमीय यानी कि जो कार्डियक ग्लैंड्स हैं, ये ग्रंथियां जठर निर्गमीय द्वार यानी कि जो पाइलोरिक ओरिफिस है उसके समीप स्थित रहती हैं। ठीक है, इसके जो आपकी कार्डियक ग्लैंड्स हैं वो आपकी जठर निर्गमीय द्वार यानी कि पाइलोरिक ओरिफिस के पास में रहती हैं, जिनसे कि म्यूकस निकलता रहता है और जिनकी प्रतिक्रिया जो होती है यानी कि ये जो इसमें म्यूकस निकलता है वो अल्कलाइन यानी कि क्षारीय होता है। ठीक है, जो कार्डियक ग्लैंड से जो भी सिक्रीशन हो रहा है वो आपका अल्कलाइन होता है, इससे जो श्रावित हो रहा है वो क्षारीय होता है। ठीक है, और जो आपकी दूसरी वाली फंडिक ग्लैंड्स हैं, ये ग्रंथियां आमाशय के फंडस तथा काय बॉडी में पाई जाती हैं। जैसा कि हमने बताया यहाँ पर ये फंडस है ना, यहाँ पर हमने बताया फंडस और ये बॉडी है, तो ये फंडस और बॉडी इनमें पाई जाती हैं आपकी जो फंडस ग्लैंड्स हैं, जिसमें कि आपका म्यूकस है, स्लैस्मिक है, पेप्टिक है और जो ऑक्जेंटिक कोशिकाएं हैं वो होती हैं। और ये कोशिकाएं जो हैं आपकी म्यूसिन है, पेप्सिन एंजाइम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इनको स्रावित करती हैं यानी कि इनका सिक्रीशन करती हैं। ठीक है, जो आपकी फंडिक ग्लैंड्स हैं इनमें क्या क्या होती हैं, इसमें आपकी स्लैश्मिक यानी कि म्यूकस सेल्स होती हैं, पेप्टिक सेल्स होती हैं और ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं इसमें, स्लैश्मिक, पेप्टिक और ऑक्जेंटिक। ठीक है, ऑक्जेंटिक ये कोशिकाएं होती हैं इसमें, जिनमें से आपका म्यूसिन, पेप्सिन एंजाइम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये इनका सिक्रीशन होता रहता है। ठीक है, तो इसे आप भी हम आगे पढ़ेंगे। पेप्सिन एंजाइम और HCl और म्यूसिन, इनका जो है सिक्रीशन होता रहता है। फिर जो तीसरी ग्लैंड्स हैं आपकी पाइलोरिक ग्लैंड्स है, ये ग्रंथियां जो है आपके जठर निर्गमीय नलिका यानी कि पाइलोरिक कैनाल, ठीक है, पाइलोरिक कैनाल में पाई जाती हैं, जिनसे श्लेष्मा यानी कि म्यूकस श्रावित होता रहता है जो कि क्षारीय होता है, यानी इसमें से भी जो म्यूकस निकल रहा है वो अल्कलाइन नेचर का होता है। कार्डियक और पाइलोरिक दोनों से जो भी निकलता है वो क्षारीय होता है म्यूकस। ठीक है, तो ये हो गई ग्लैंड्स की बात। अब बात कर लेते हैं कि आमाशय का काम क्या होता है। पिक्चर आपने देख ही लिया, यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये इसोफेगस जो कि ग्रास नली थी, ठीक है, यहीं से इसके निचले पार्ट से यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका स्टमक। ठीक है, ये डायफ्राम है,
अब यहाँ से ये हो गया, इसके 3 पार्ट होंगे। एक तो आपकी यहाँ पर ये कार्डिया हो गई, ये यहाँ पर ये फुंडस और बॉडी हो गया, ठीक है। और ये आपका एंट्रम यानी कि ये पाइलोरिक रीजन हो गया। और यहाँ से फिर डियोडनम, ये जो यहाँ पर डियोडनम लिखा हुआ है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। जो पहला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, छोटी आंत का, वो डियोडनम होता है, जो कि जब आमाशय आपका जहाँ पर खत्म होता है वहीं से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया ग्लैंड्स की बाद में। अब आमाशय का काम क्या होता है, यानी कि जो आपका स्टमक है उसका क्या काम होता है। तो इसके 3 मुख्य काम होते हैं। फंक्शन की बात करें हम इसका आमाशय का, तो इसके 3 मुख्य काम होते हैं। कौन कौन से? पहला तो ये है कि जो आमाशय है, जो इंजेस्टर यानी कि जो भी आप भोजन लेते हो, ठीक है, अंतर्ग्रहित भोजन के लिए उसकी छोटी आंत में पहुंचने से पहले तक ये अस्थायी भंडार के रूप में काम करता है, ठीक है। यानी कि इसमें परमानेंटली तो भोजन इसमें स्टोर रहता नहीं है, लेकिन जब तक ये आपकी छोटी आंत में नहीं पहुंचता है तब तक जो है जो भोजन है वो अस्थायी रूप से आपकी आमाशय में स्टोर रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो दूसरा काम होता है, एक तो स्टोरेज का काम कर लिया, दूसरा काम क्या है, आमाशय जो निगले हुए भोजन है उसको मथता है, चर्निंग करता है उसको, ठीक है, मथता है, जिससे वो छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं और इन्हें फिर जो गैस्ट्रिक जूस हैं, जठर रस है, उनके साथ में मिश्रित करके यानी साथ मिक्स करके एक सूप जैसा तरल मिश्रण बनाता है, जिसे कि काइम कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जो आमाशय है आपका, ये भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ता है, फिर उसमें गैस्ट्रिक जूस को मिक्स करता है और फिर उसको जो है जो उससे मिश्रण बनता है उसको बोलते हैं काइम। इनसे जो मिश्रण बनता है उसको बोलते हैं काइम, ठीक है। तो आगे भी बताएंगे, मतलब एक लुगदी जैसा बन जाता है, क्योंकि आपका जो भोज्य पदार्थ है अब उसमें क्या होगा, गैस्ट्रिक जूस मिक्स हो जाएगा, तो वो क्या होगा, एक लुगदी जैसा जो है भाग जो बन जाता है उसको काइम कहा जाता है, ठीक है। तो एक काम तो ये हो गया। दूसरा काम, फिर तीसरा काम क्या होता है, जो आमाशय है वहां से आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl और एंजाइम इससे स्रावित होते रहते हैं, उनका सिक्रेशन होता है, जो कि प्रोटीन्स के पाचन को आरंभ करते हैं तथा भोजन के साथ आमाशय में पहुंचे जो अधिकांश जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया हैं, कि उनको नष्ट करने का भी काम करते हैं। यानी कि इसमें जो आपके स्टमक से जो भी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण हो रहा है, सिक्रेशन हो रहा है, और उसके साथ साथ में एंजाइम्स भी सिक्रेट होते हैं इनमें से, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इनसे क्या होता है, प्रोटीन का जो पाचन होता है स्टमक से ही स्टार्ट हो जाता है। तो आप ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जो प्रोटीन का पाचन है वो आपका स्टमक से यानी कि आमाशय में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जो प्रोटीन का पाचन है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपके पेट से इसका पाचन स्टार्ट हो जाता है, आरंभ हो जाता है, ठीक है। और जो भोजन के साथ में आप कुछ जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो इन एंजाइम्स और जो HCl हैं इनके द्वारा वो नष्ट भी हो जाते हैं। तो ये आपके 3 मुख्य काम हो गए आमाशय के। अब इसके बाद में जो आमाशय के भीतर पाचक गतियां हो रही हैं, डाइजेस्टिव मूवमेंट्स हो रहे हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये कैसे, मतलब जो इसके अंदर मूवमेंट हो रहा है वो किस तरीके से होता है और कैसे भोजन जो है आपका आगे बढ़ता है। तो बात करते हैं हम यहाँ पर पाचक गतियां, या फिर आप कह सकते हो डाइजेस्टिव मूवमेंट्स। यानी मेन किस तरीके से काम होता है वो देख लेते हैं स्टमक में। तो जो निम्न इसोफेजियल द्वार था, ठीक है, इसोफेजियल जो लोअर आपका इसोफेजियल स्फिंक्टर था, तो वहां से हो करके आमाशय में भोजन के प्रवेश करने के उपरांत, यानी कि इसोफेगस के जो नीचे वाला द्वार होता है, ठीक है, दरवाजा होता है आप कह सकते हो, तो वहां से आपका जो भोजन है अब जब आमाशय में पहुंचेगा, तो भोजन का आमाशय में पहुंचने के बाद आमाशय में जो स्थित चिकनी पेशियां हैं उसमें कुछ पेश मेकर कोशिकाएं होती हैं, उनमें भोजन को मिश्रित करने वाली धीमी क्रमाकुंचक तरंगे प्रारंभ होती हैं,
जिससे हम जो कि हमने बताया था आपको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, पेरिस्टालिसिस होता है जिसे हम बोलते हैं, क्रमाकुंचन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट होता है, जो तरंगे प्रारंभ होती हैं, तो ये क्या होती हैं कि ये पेसमेकर जो कोशिकाएं हम बता रहे हैं वो 3 से 4 मिनट प्रति मिनट की दर से जो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट है वो उत्पन्न करती हैं। यानी कि हर मिनट 3 से 4 प्रति मिनट की दर से, हर मिनट 3 से 4 इसमें जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है वो होता है, जिससे क्या होता है जो भोजन है वो आपका जठर निर्गमीय संकोचनी की ओर अग्रसर कर देती हैं, भोजन को आगे बढ़ा देती हैं। जठर निर्गमी का मतलब जो आपका पाइलोरिक रीजन था, ठीक है, पाइलोरिक जो स्फिंक्टर था, ठीक है, जो कि सबसे मैंने बताया था ना कि नीचे वाले पार्ट में होता है पाइलोरिक, यहाँ पर ये वाला, ये है ना पाइलोरिक, पाइलोरस जहां लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहीं पर ये जो आपकी जठर निर्गमी संकोचनी यानी कि इंस्फिक्टर होती है, पाइलोरिक इंस्फिंक्टर है, वो यहीं पर होता है, नीचे साइड में, आमाशय के नीचे वाले भाग में होता है। तो वहां की ओर जो आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है, क्रमाकुंचन गति हो रही है, तो उसके द्वारा क्या होता है, जब ये गति होती है तो इससे आपका जो भोजन है वो आपके आमाशय में ये पाइलोरिक इंस्फिक्टर की ओर बढ़ जाता है, ठीक है, वहां पहुंच जाता है। अब ये जो लगातार जो मूवमेंट हो रहा है इसकी वजह से क्या होता है, जो आमाशय की जो मतलब मूलभूत विद्युतीय रिदम इसको बोलते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल रिदम भी इसको कहा जाता है, यानी कि जो ये क्रमाकुंचन गति हो रही है, जो क्रमाकुंचन गति हो रही है, सॉरी, गति हो रही है, इसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, या फिर एक मतलब तालबद्ध गति होती है आमाशय में, जिसे कि कह सकते हैं बेसिक इलेक्ट्रिक रिदम बोलते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल रिदम कहते हैं इसको, और शॉर्टकट में BER भी इसको बोलते हैं। यानी जो ये क्रमाकुंचन गति होती है इसी के द्वारा ये आपकी बेसिक इलेक्ट्रिकल रिदम स्टार्ट होती है, ठीक है। अब ये जो संकुचन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उससे जो है काइम का निर्माण होता है, ठीक है, काइम बनता है और फिर वो पाइलोरिक रीजन की ओर आगे बढ़ जाता है। यानी सिंपल से अगर हम समझें तो आपके जो ये क्रमाकुंचन गति इसमें हो रही है, ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है, तो उससे क्या होता है, बेसिक इलेक्ट्रिकल रिदम ये स्टार्ट होता है। तो ये जो तालबद्ध संकुचन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उससे क्या होता है, जो भोजन होता है वो आपका काइम में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, और फिर वो जो है आपके जो पाइलोरिक रीजन है यानी कि आमाशय के जो नीचे वाला भाग होता है उसकी ओर जो भोजन वो आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसोफेगस के नीचे वाले द्वार से हो करके आपका जो भोजन है वो आमाशय के नीचे वाले द्वार पर पहुंच जाता है, ठीक है, इन मूवमेंट्स की वजह से। अब जो आपका जो पाइलोरिक रीजन है, जो नीचे वाला भाग है, जब वो भरना आरंभ होता है यानी कि भोजन जब वहां पर पहुंचता है तो फिर शक्तिशाली क्रमाकुंचन तरंगे जो उसमें तरंगे हो रही हैं, जो बेसिक इलेक्ट्रिकल रिदम स्टार्ट हो रहा है, तरंगे स्टार्ट हो रही हैं, वो काइम को मथने का काम करती है, यानी काइम को मथ करके पाइलोरिक जो इंस्फिंक्टर है उसके द्वारा आंत के डियोडेनम वाले भाग में उसको धकेल देती हैं। यानी कि आमाशय के सबसे नीचे वाला भाग है पाइलोरिक रीजन, तो वहां पर जब भोजन इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, भरना आरंभ हो जाता है। अब उसमें जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा था, जो तरंगे शुरू हो रही थी, मतलब उसमें तरंगे जो स्टार्ट हो गई थी वो क्या होती हैं, वो आपका जो भोजन काइम में परिवर्तित हुआ था उसको और मथती हैं, ठीक है। अब जो पाइलोरिक इंस्फिंक्टर है वो आपका वही पाइलोरिक जो रीजन था, नीचे वाला पार्ट था, वहीं पर आपका संकोचनी द्वार भी रहता है, ठीक है। अब वहां पर जो है पाइलोरिक उसी संकोचनी के द्वारा आंत का जो सबसे पहला वाला भाग है, जिसे कि हम डियोडेनम बोल रहे हैं, उस वाले भाग में भोजन को धकेल दिया जाता है, ठीक है। और जो है अब काइम को पाइलोरिक संकोचनी द्वारा धकेलने की जो क्रियाविधि है उसी को पाइलोरिक पंप भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका अब जो आमाशय है वहां से जो भोजन है वो आपका कहाँ पहुंच गया,
छोटी आंत में पहुंच गया, यानी कि छोटी आंत का जो सबसे पहला वाला भाग है डियोडनम है वहां पर पहुंच गया, और जो आपका आमाशय था, स्टमक था, वो खाली हो गया। यानी कि ये इसोफेगस से आमाशय में भोजन आया था, ठीक है, वहां पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हुआ था, बेसिक इलेक्ट्रिकल रिदम स्टार्ट हुआ था, जिससे जो भोजन है वो आपका पायलोरिक रीजन में पहुंचा था, आमाशय के सबसे नीचे वाले भाग में पहुंचा था, जहां पर संकोचनी द्वार लगे हुए थे। उन संकोचनी द्वार से होते हुए जो भोजन था वो आंत के सबसे पहले वाले भाग डियोडनम में धकेल दिया गया, यानी कि अब वहां पर पहुंच गया। अब जो आपका आमाशय था वो खाली हो गया। अब जो आमाशय है उसके खाली होने की जो दर हो रही है, यानी जो खाली हो रहा है, तो उसका नियंत्रण आमाशय, डियोडनम और जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब ये इस पर भी निर्भर करता है, यानी कि जो आपका आमाशय है, जो पेट है, जो खाली होने की उसकी दर है, वो इस पर भी निर्भर करता है कि आपका जो भोजन है उसमें क्या है, यानी कि वो कार्बोहाइड्रेट है, उसमें प्रोटीन अधिक है, कार्बोहाइड्रेट अधिक है, या फिर फैट अधिक है। अगर उस कार्बोहाइड्रेट पदार्थ है, ठीक है, यानी कि अगर कार्बोहाइड्रेट है तो सबकी अलग अलग दर है। कार्बोहाइड्रेट पदार्थ है तो क्या होगा, जो आमाशय है वो 2 से 3 घंटे में खाली होगा। अगर कार्बोहाइड्रेट पदार्थ है तो आमाशय को खाली होने में 2 से 3 घंटे का समय लगेगा, ठीक है। अगर प्रोटीन पदार्थ है तो आमाशय को खाली होने में 2 से 3 घंटे से अधिक समय लगेगा, इससे अधिक समय लगेगा। और अगर वसीय पदार्थ है, यानी कि फैट है, तो क्या होगा, आमाशय को खाली होने में सबसे अधिक समय लगेगा, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये इस पर भी डिपेंड करता है कि जो आपका आमाशय खाली हो रहा है उसकी जो खाली होने की दर है वो आपके भोज्य पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। अगर कार्बोहाइड्रेट पदार्थ है तो 2 से 3 घंटे में खाली हो जाएगा। प्रोटीन पदार्थ है तो अधिक समय लेगा, 2 से 3 घंटे से ज़्यादा लेगा समय। और अगर वसीय पदार्थ है, फैट है उसमें अधिक, तो सबसे ज़्यादा टाइम लेगा खाली होने में। अब जो आपका आमाशय है वो जितना अधिक भरा होगा, भोजन धकेलने की जो क्रिया है उतनी अधिक शक्तिशाली होगी, यानी कि उसमें उतना अधिक जो है शक्ति लगेगी, ऊर्जा लगेगी। और जो आंशिक रूप से पची हुई प्रोटीन है और जो उत्तेजक पदार्थ है, जैसे कि आपका अल्कोहल हो गया, कॉफी हो गया, तो अगर ये चीजें हैं तो क्या होता है, आमाशय जो खाली होने में तेजी होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो मैंने बताया था, जो क्रमाकुंचन तरंगे इसमें स्टार्ट होती हैं, तो अगर जो आंशिक रूप से पची हुई प्रोटीन है, अगर आप कोई उत्तेजक पदार्थ ले रहे हो, तो जो क्रमाकुंचन तरंगे हैं वो शक्तिशाली हो जाती हैं और उनसे जो है गैस्ट्रिन नामक हार्मोन्स का श्रावण होता है। कौन सा हार्मोन? गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन हार्मोन निकलता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भी जो है आपका थोड़ा सा उत्तेजक पदार्थ है तो गैस्ट्रिन नामक हार्मोन का श्रावण होता है, जो कि आमाशय को और गतिशीलता प्रोवाइड करता है, यानी कि उसकी मोटिलिटी को बढ़ा देता है और उसमें जो है गैस्ट्रिक जूस भी का सिक्रीशन होने लगता है, यानी कि गैस्ट्रिन हार्मोन निकलता है। और ये जो हार्मोन है आपकी जो आमाशय है उसकी गति को बढ़ा देता है और साथ साथ में गैस्ट्रिक जूस भी निकलने लगता है, जिससे क्या होता है, जो पायलोरिक स्फिंक्टर था, संकोचनी थी, अब क्या होगी, वो रिलैक्स हो जाएगी, शिथिल हो जाएगी और जो काइम है वो डियोडनम में पहुंच जाएगा। यानी कि जब जो आपका आमाशय है वो जब क्या बोलते हैं आप मतलब उत्तेजक, कोई भी आप उत्तेजक ले रहे हो, कोई भी उत्तेजक पदार्थ ले रहे हो, ठीक है, और जब आपका आमाशय जितना ज़्यादा अधिक भर जाएगा तो उसमें जो आपकी क्रियाएं हो रही हैं, भोजन धकेलने की जो क्रिया है वो भी शक्तिशाली हो जाएगी और उसमें जो भी आपकी मूवमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, क्रमाकुंचन हो रहा है, तो वो भी क्या होगा, वो भी आपकी तरंगे भी शक्तिशाली हो जाएंगी और उसमें फिर हार्मोन्स का श्रावण होगा, गैस्ट्रिक जूस का श्रावण होगा, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये श्रावण होगा
जो आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है। वैसे मैंने बताया था जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो आपका हमेशा संकुचित रहता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल स्टेज में रहता है। लेकिन अब क्या होगा, जब वो आपका भोजन आमाशय पूरा भर जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, जो पाइलोरिक संकुचन है वो आपका रिलैक्स हो जाता है, शिथिल हो जाता है, और क्या होगा, आपका जो काइम है वो डियोडनम में पहुंच जाएगा, यानी कि आपका जो आमाशय है वो खाली हो जाएगा और जो है आपका भोजन है वो डियोडनम में पहुंच जाता है, यानी कि छोटी आंत में पहुंच जाता है। इस वजह से जो आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो रिलैक्स हो जाता है। जब तक कि वो आपका डियोडनम में नहीं पहुंचता है तब तक उसमें संकुचन होता है, और जैसे ही डियोडनम में भोजन पहुंच जाता है तो वो रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। और इस जो ये फीडबैक सिस्टम है उसके फलस्वरूप क्या होता है, अधिक मात्रा में भोजन करने के तुरंत बाद जो है मल त्याग की मतलब कंडीशन आ जाती है। अगर आप अधिक भोजन लेते हो तो इस वजह से जिस छोटी आंत में जिससे भोजन पहुंचता है तो क्या होता है, अगर आपने अधिक मात्रा में भोजन ले लिया है तो तुरंत बाद में आपको फिर मल त्याग की जरूरत पड़ती है। ये हो गया। अब इसके बाद में जो आपका आमाशय में कुछ जो गैस्ट्रिक जूस निकल रहे हैं और कुछ जो एंजाइम्स निकल रहे थे उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जो गैस्ट्रिक जूस इसमें निकल रहे हैं, सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, तो ये देख लेते हैं जल्दी से। सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, और इसके साथ साथ में कुछ एंजाइम्स भी का भी श्रावण इसमें होता है, वो भी देख लेते हैं। अब ये भोजन की अनुक्रिया में आमाशय की जो श्लेष्मिक कला यानी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके द्वारा स्वच्छ रंगहीन तरल पदार्थ होता है जो आपका गैस्ट्रिक जूस है, ठीक है, आमाशयी रस जिसे हम बोल सकते हैं या फिर जठर रस बोल सकते हैं। अब एक सामान्य वयस्क में यानी कि एक एडल्ट में अगर हम बात करें, नॉर्मल एक एडल्ट में क्या होता है, 1.5 लीटर प्रतिदिन, 1.5 लीटर से अधिक, 1.5 लीटर से अधिक जठर रस यानी कि जिसे हम गैस्ट्रिक जूस बोल रहे हैं वो श्रावित होता है। 1.5 लीटर से अधिक प्रतिदिन यानी कि रोज 1.5 लीटर से अधिक जो गैस्ट्रिक जूस है वो निकलता है। अब जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें कौन कौन से पदार्थ होते हैं तो ये भी देख लेते हैं। गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से पदार्थ होते हैं, तो इसमें आपका पानी होता है एक, तो दूसरा मिनरल्स हो गए यानी कि खनिज लवण हो गए, और म्यूकस भी इसमें रहता है। इसके अलावा HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और तीसरा आपका एंजाइम्स इसमें होते हैं, यानी जो आपका गैस्ट्रिक जूस है एंजाइम्स। जल हो गया, उसमें मिनरल्स हैं, म्यूकस है, HCl है और एंजाइम्स हैं। अब एंजाइम्स में भी कौन कौन सा एंजाइम है, तो मेनली आपके स्टमक में 3 एंजाइम है। पहला है पेप्सिनोजन, ओके, दूसरा है आपका रेनिन, और तीसरा है लाइपेज। ये मेनली आपके स्टमक में इनका सिक्रीशन होता है, ठीक है। तो ये 3 आपके एंजाइम हो गए, पेप्सिनोजन, रेनिन और लाइपेज। इनके अतिरिक्त गैस्ट्रिक जूस में कुछ कैस्ट्रल्स इंट्रिंसिक फैक्टर भी होते हैं जो कि विटामिन B12 के साथ मिलकर के जो आरबीसी है उसके निर्माण के लिए एक आवश्यक एंटी एनेमिक घटक भी बनाता है, ठीक है। चलिए इसको छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट ये है आपका जो एंजाइम्स, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो आपका जो पेप्सिनोजन है, एक मिनट, हाँ, तो हम बात कर रहे थे पेप्सिनोजन की। सबसे पहले तो जो पेप्सिनोजन है ये या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी जो HCl है उसकी क्रिया से क्या करता है, प्रोटीन को
तोड़ने वाले सक्रिय एंजाइम यानी कि पेप्सिन उसमें परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जो पेप्सिनोजन है उस पर क्या होता है कि HCl की क्रिया होती है, जिससे क्या होता है कि जो पेप्सिन एंजाइम है उसमें ये परिवर्तित हो जाता है। यानी कि आपका जो पेप्सिनोजन है वो पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि हम बात करें तो जो आपका पेप्सिनोजन है ये आपका किसमें परिवर्तित होता है? पेप्सिन में। ठीक है, पेप्सिन में परिवर्तित हुआ और किसके द्वारा? HCl के द्वारा। यानी कि HCl इस पर क्रिया करता है तो पेप्सिनोजन आपका पेप्सिन में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब ये जो पेप्सिन है, अब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सहायता से प्रोटीन को छोटे छोटे सूक्ष्म अणुओं जिसे कि हम पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस बोलते हैं और अमीनो अम्ल इसमें तोड़ देता है। ठीक है, और जब ये छोटे छोटे कणों में तोड़ देगा यानी कि अमीनो अम्ल, प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स में ये तोड़ देगा तो प्रोटीन को अब जब ये खंडित हो जाएंगे इन छोटे छोटे कणों में, फिर इनका डाइजेशन हो जाता है। यानी आप कह सकते हो पेप्सिनोजन पर जब HCl क्रिया करता है तो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। अब जब पेप्सिन पर HCl क्रिया करेगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा? ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? पेप्टोन्स में और प्रोटियोजेस और अमीनो एसिड में। ठीक है, अमीनो एसिड। तो HCl पेप्सिनोजन पर क्रिया किया, पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया। अब जब ये HCl इस पर क्रिया करेगा पेप्सिन पर तो ये पेप्टोन्स, प्रोटियोजेस और अमीनो एसिड यानी कि ये प्रोटीन के सबसे छोटे वाले भाग हैं, इसमें अब इन सूक्ष्म कणों में टूट जाएगा और इसके बाद में इसका डाइजेशन हो जाएगा यानी कि इसको पाचन कर लिया जाएगा। ये हो गया पेप्सिनोजन की बात। अब दूसरा जो है आपका रेनिन है। ये एंजाइम क्या करता है? दूध की जो घुलनशील प्रोटीन है केसिनोजन उसको अघुलनशील प्रोटीन केसीन में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रेनिन की। तो रेनिन क्या करता है कि जो दूध में घुलनशील प्रोटीन पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं केसिनोजन, केसिनोजन ये कि दूध में पाई जाती है, दूध की ये प्रोटीन होती है। ठीक है, इसको ये किस में कन्वर्ट करता है? केसीन में। ठीक है, केसिनोजन जो है ये आपकी घुलनशील है और केसीन जो है ये आपकी अघुलनशील है। ये अघुलनशील है और ये आपकी घुलनशील है। कौन है? और ये काम कौन करता है? रेनिन। ठीक है, तो रेनिन क्या कर रहा है? केसिनोजन पर क्रिया कर रहा है और इस अघुलनशील प्रोटीन यानी कि केसीन में इसको परिवर्तित कर देता है। अब क्या, अर्थात आप ये कह सकते हो कि जो रेनिन है यानी रेनिन एंजाइम है ये आमाशय में दूध को फाड़ देता है। ठीक है, यानी केसिनोजन से केसीन में कन्वर्ट कर रहा है, दूध को फाड़ देता है। अब क्या होगा? अब ये जो केसीन है इस पर, ये जो केसीन है इस पर क्या होगा? पेप्सिन की क्रिया होगी इस केसीन पर। ठीक है, और केसीन पेप्सिन की क्रिया होगी और फिर इसके बाद में ये पेप्सिन इस पर क्रिया करेगा, इसके बाद में ये पेप्टोन्स, प्रोटीजेस, अमीनो एसिड इसमें फिर टूट जाएगा और फिर जो है इस तरीके से प्रोटीन का पाचन हो जाएगा। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से आपके दूध में पाई जाती है। यानी आप कह सकते हो कि दूध के पाचन के लिए स्पेशली आपका रेनिन एंजाइम होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फिर जो तीसरा है गैस्ट्रिक लाइपेज, इसकी सहायता से क्या होता है? दूध जो होता है वो पूर्ण रूप से पच जाता है। ठीक है, और ये बच्चों के लिए आवश्यक होता है। जो आपका गैस्ट्रिक लाइपेज है वो आपका स्पेशली बच्चों के लिए आवश्यक होता है और इससे क्या होता है जो दूध है वो पूर्ण रूप से पच जाता है, क्योंकि क्या होता है लाइपेज जो है आपका वो लिपिड पर, वसा पर काम करता है। जो लाइपेज एंजाइम है किस पर काम करता है? ये वसा पर काम करता है। तो जो दूध में आपके फैट होंगे उन पर ये काम करके उनको पूर्ण रूप से पचा देगा, जिससे कि जो है ये बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये आपका जो हमने आमाशय को डिटेल में पढ़ लिया है।
ठीक है, पिक्चर के माध्यम से इसके जो पार्ट्स थे वो भी हमने पढ़ लिए हैं, इसमें कौन कौन से एंजाइम इसका श्रावण हो रहा है उनको भी पढ़ लिया और किस तरीके से वो काम करते ये भी हमने देख लिया है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यानी कि जो और अदर पार्ट्स हैं इंपॉर्टेंट है जो कि आपको डिटेल में पढ़ना है उसको हम डिस्कस कर लेंगे, फटाफट डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपका ये 1-2 वीडियो में और आपका ये डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। और साथ में आप लोग क्वेश्चंस बोल रहे थे एमसीक्यूज के लिए, तो वो भी हम लेकर के आएंगे आपके लिए इम्पॉर्टेंट, जिससे कि आपको एग्जाम में आसानी हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और इसको साथ में नोट डाउन भी कर लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। ओके, चलिए फिर थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।